बात है जन जन की, किससे कुछ सफलताओं की कहानियां, कुछ अनसुने नायकों की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए ये कोशिश रहती है कि मेहनत और जज्बे से और संघर्षों से सफलता की जो कहानियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाए। ऐसे अनसुने नायकों से लोगों को रूबरू कराया जाए जो अपने कामों से समाज में बदलाव की एक अलग बयार बहा रहे हैं। और आज का हमारा ये प्रोग्राम भी ऐसी तमाम कहानियों से भरा पड़ा है। नमस्कार, मैं हूँ शहला रिकार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में डेयरी सेक्टर का जिक्र किया। उन्होंने डेयरी सेक्टर के जरिए समाज में आ रहे बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर माताओं और बहनों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय आधुनिक सोच के साथ और कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ आज डेयरी आगे बढ़ रही हैं। ये है बनास डेयरी, जिसे एशिया के सबसे बड़ी डेयरी माना जाता है। इसे यहाँ के किसानों का कुछ अलग करके दिखाने का जज्बा ही कहेंगे कि खेतों के बदले दूध उत्पादन पर ध्यान देकर किसानों ने बनासकांठा को देश की ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन वाला जिला बना दिया है। यहाँ महिला किसान ही नहीं, पुरुष किसान भी अब पारंपरिक खेती की जगह दूध उत्पादन को ही अपना प्रमुख रोजगार बना चुके हैं। आलम यह है कि कुछ गांवों के 80% किसान अब दूध उत्पादन करने लगे हैं। आप सभी जानते हैं कि डेयरी सेक्टर हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर में से एक है। हमारी माताओं और बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में तो इसकी बहुत अहम भूमिका रही है। कुछ ही दिनों पहले मुझे गुजरात की बनास डेयरी के एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव के बारे में जानकारी मिली। बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी मानी जाती है। यहाँ हर रोज औसतन 75 लाख लीटर टन दूध प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद इसे दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। दूसरे राज्यों में यहाँ के दूध की समय पर डिलीवरी हो, इसके लिए अभी तक टैंकर या मिल्क ट्रेनों का सहारा लिया जाता था। लेकिन इसमें लोडिंग और अनलोडिंग में समय बहुत लगता था और कई बार काफी दूध भी खराब और बर्बाद हो जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए डेयरी को सहयोग मिला रेलवे का और शुरुआत हुई पालनपुर से न्यू रेवाड़ी तक ट्रक ऑन ट्रैक की। इसमें दूध को ट्रकों में सीधे ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत दूर हुई। पहले जिस दूध को पहुंचाने में 30 घंटे लग जाते थे, अब वो आधे से भी कम वक्त में पहुंच रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में ट्रक ऑन ट्रैक पहल की सराहना की है। रेलवे ने पालनपुर से न्यू रेवाड़ी तक ट्रक ऑन ट्रैक की सुविधा शुरू की। इसमें दूध के ट्रकों को सीधे ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी दिक्कत इससे दूर हुई है। ट्रक ऑन ट्रैक सुविधा के नतीजे बहुत संतोष देने वाले रहे हैं। पहले जिस दूध को पहुंचाने में 30 घंटे लग जाते थे, वो अब आधे से भी कम समय में पहुंच रहा है। डेयरी के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी ने ट्रक ऑन ट्रैक प्रोजेक्ट की तारीफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि बनास डेयरी पीएम के हर विचार और दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। आज हम सभी दुग्ध उत्पादक प्रधानमंत्री की ओर से उनके दिए गए सम्मान के लिए आभारी हैं। हम विकास और प्रगति के उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश के सीमावर्ती क्षेत्र में दूर दरार एरिया में छोटे छोटे लोग मिलकर सहकारिता के माध्यम से अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो उनकी जानकारी देश के प्रधानमंत्री के ध्यान में हो और मन की बात में इस बात की तारीफ करे, उल्लेख करे कि हम लाखों किसान परिवारों का सम्मान है। ये सब इसलिए हो पाया कि हर बार मोदी जी ने कोई न कोई नया आइडिया दिया और ये आइडिया के कारण आज हम एशिया की सबसे लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव हम बन गए। मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का हमें बताया। इस आइडिया के कारण हमने ई डेयरी की बात हमने कंसेप्ट लिया। जैसे दूध कोई पशुपालक अपनी गांव की मंडली में जमा करवाता है तो उनके मोबाइल पर
SMS के जरिए कितने फैट हुए, कितने SNF हुए और कितने रुपये हुए इमीडिएट आ जाता है। हमारे यहाँ से लेकर बाहर का जो भी काम है पूरा का पूरा ई डेयरी कंसेप्ट के कारण टोटल प्रोक्यूरमेंट हमने ऑनलाइन किया। इनके कारण भी हमने करोड़ों रुपयों की बचत की और ये पैसा हम पशुपालक तक पहुँचा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बनास डेयरी के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अभियान चलाकर वृक्षारोपण कर रहे हैं। उनके सराहनीय प्रयास से बनासकांठा जिले में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने उनके बीज, बाल और वृक्षारोपण अभियान की भी तारीफ की है। निश्चित तौर पर शंकर भाई जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात से सरफराज नागौरी की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो बहुत से लोग हैं जो डेयरी को अपनाकर इसे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में डेयरी फार्म चला रहे अमनप्रीत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कुछ समय पहले तक मल्टीनेशनल कंपनी के एक ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर काम करने वाले अमनप्रीत ने कुछ अलग करने की ठानी और उन्होंने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना गौ पालन का काम शुरू किया जाए और उन्होंने इस काम की शुरुआत की और देखते देखते वो इस काम में एक मंझे हुए खिलाड़ी बन गए। आज वो इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं और ख़ास बात यह है कि इसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। अपने घर में गोबर गैस के प्लांट लगाए हैं जिसके जरिए वो बड़ी मात्रा में बिजली बचा रहे हैं। राजस्थान के कोटा निवासी अमनप्रीत आज युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। दरअसल कोटा में डेयरी फार्म चलाने वाले अमनप्रीत ने अपने घर में 2 गोबर गैस के प्लांट लगाए हैं जिससे बिजली पैदा करके घरेलू उपयोग में होने वाले बिजली का खर्च 80% तक बचाते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अमनप्रीत की तारीफ की और देश के युवाओं को नए नए स्टार्टअप में नवीन तकनीक और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान के कोटा में डेयरी फार्म चला रहे अमनप्रीत सिंह के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने डेयरी के साथ बायोगैस पर भी फोकस किया और 2 बायोगैस प्लांट लगाए। इससे बिजली पर होने वाला उनका खर्च करीब 70% कम हुआ है। इनका ये प्रयास देश भर के डेयरी फार्मर्स को प्रेरित करने वाला है। अमनप्रीत के पास वर्तमान में करीब 260 गाय हैं, जिससे रोजाना 1500 से लेकर 2000 लीटर तक दूध का उत्पादन हो रहा है और दूध के कई प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अमनप्रीत के अनुसार उनके पास केचुआ खाद का भी प्लांट लगा हुआ है, जिसके जरिए एक माह में 7 से 8 टन खाद तैयार होता है। अमनप्रीत लिक्विड खाद के रूप में काम आने वाले केचुए का पानी भी डेयरी से ऑनलाइन बेच रहे हैं। खास बात यह है कि बायोमास के लिए लगे इस प्लांट में शुद्ध रूप से गाय के गोबर और गौमूत्र को ही भेजा जाता है। हम लोग यहाँ पे केचुआ खाद तैयार कर रहे हैं। ये करीबन यहाँ पे हम लोग 8 से 10 टन के आसपास महीने का केचुआ खाद कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं ये टाइगर वॉर्म इसके अंदर है जो कि बहुत ही अच्छी ब्रीड होती है और ये ब्रीड से क्या है कि जो आपका रिप्रोडक्शन साइकिल है कम होता है और केंचुए खाद का जो बनने का प्रोसीजर है नॉर्मल रहता है 70 से 80 दिन 90 दिन और यहाँ पे आपका करीबन 40-50 दिन में ही बन जाएगा। हम इससे बनाते हैं वर्मी वॉश भी, जो कि केंचुओं का पानी होता है। पूरे का पूरे जो केंचुओं का पानी होता है वो हम लोग इस तरह से जो टैंक्स होते हैं साइड में, इसमें हम लोग डाल देते हैं और ये केंचुए का पानी जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होता है। 40 किलो जो केंचुआ खाद है इक्वल्स टू 1 लीटर ऑफ वर्मी वॉश होता है। अमनप्रीत ने अपने 3 चचेरे भाइयों के साथ मिलकर गौ डेयरी की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने 40-40 वाट के 2 बायोमास प्लांट लगाए। इसके अलावा 70 किलोवाट का एक सोलर प्लांट भी है। इस तरह से अमनप्रीत हर माह करीब 2 लाख रुपए और साल में करीब 24 लाख रुपए बिजली का खर्च बचा रहे हैं। ये संस्था हम लोगों ने 2016 में स्टार्ट करी थी कोटा राजस्थान के अंदर और हम तीनों भाइयों के इनिशियल से गौ ऑर्गेनिक्स का ओरिजिनेशन होता है, गगन, अमन और उत्तम।
और बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में हमारी कोशिश ये थी कि डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल तरीके से करना। सस्टेनेबल इस तरीके से बनाया कि हम लोगों ने डे 1 से ही हमारे डेयरी फार्म के अंदर बायोगैस प्लांट का इजाद रखा है। 40-40 किलोवाट के हमारे 2 पावर प्लांट हैं यहाँ पे। 80 किलोवाट की बिजली हम लोग बनाते हैं गोबर से। हम लोगों ने थोड़ा सा रुझान रखा है कि इसके अलावा हम लोग गोबर से भी रेवेन्यू जनरेट करें, वर्मी कंपोस्ट से भी रेवेन्यू जनरेट करें, वर्मी वॉश भी इससे एक अलग रेवेन्यू है, वोम्स का अलग रेवेन्यू होता है, जो केंचुओं का उसका भी अच्छा रेवेन्यू होता है। और साथ ही साथ में बायोगैस जो कि जिस भी फार्म पे या फिर जिस भी खेत में किसान जो मेहनत कर रहा है पूरी इंडस्ट्री ला के बैठा है, तो वहाँ पे बिजली का भी संसाधन आ जाए। आज अमनप्रीत न केवल बड़ी मात्रा में दूध का प्रोडक्शन कर डेयरी उत्पाद तैयार कर रहे हैं, बल्कि मधुमक्खी पालन कर और जैविक खेती से उत्पाद तैयार कर विदेशों तक एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। निश्चित ही आज वो अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रायन डी खारप्रान का जिक्र किया, जो कि स्पेलियोलॉजी यानी कि गुफा विज्ञान में रुचि रखते हैं, और उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अब तक 1700 से अधिक गुफाओं की खोज की है और राज्य को गुफाओं के मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाई है। दरअसल उन्होंने एक बार मार्क ट्वेन की पुस्तक पढ़ रहे थे। पुस्तकें पढ़ने का उनको बहुत शौक था और पुस्तक पढ़ते पढ़ते उनको गुफाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ी। जिज्ञासा इतनी बढ़ती चली गई कि वो राज्य में गुफाओं की खोज करने लगे और ये खोज इतनी आगे बढ़ी कि आज उन्होंने इतनी सारी गुफाओं की खोज कर ली है। उनका गुफाओं को खोजने का ये जो सफ़र है वो बहुत रोचक है। कैसे हुई है इसकी शुरुआत और क्या कुछ उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है मेघालय के रहने वाले ब्रायन डी खारप्रान। ब्रायन अपने एक अनोखे शौक के लिए जाने जाते हैं और उनका ये शौक है स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी यानी प्राचीन गुफाओं का अध्ययन करना और उनके बारे में जानकारी जुटाना। 76 साल के खारप्रान को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब इन कहानियों की दुनिया उन्हें गुफाओं के रहस्यों की ओर ले गई और धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न गुफाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 1964 की बात है कि पहली बार मैंने एक्सप्लोरेशन ट्रिप की। मुझे पता चला कि मेघालय में भारत की कुछ सबसे लंबी और गहरी गुफाएं मौजूद हैं। मेरी जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ती गई। सन 1964 में पहली बार ब्रायन ने अपनी एक्सप्लोरेशन ट्रिप की और उस समय वो हाई स्कूल में पढ़ते थे। ब्रायन को इन्हीं एक्सप्लोरेशन ट्रिप के दौरान ही पता चला कि मेघालय में भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफाएं अनेक रहस्यों के साथ मौजूद हैं, तो उनकी जिज्ञासा और उत्सुकता इनको लेकर और प्रबल होती गई। सन 1990 में ब्रायन और उनके दोस्तों ने मिलकर मेघालय में स्थित गुफाओं की खोज और अध्ययन के लिए मेघालय एडवेंचर्स एसोसिएशन यानी MMA की स्थापना की। MAA की टीम ने पिछले कुछ वर्षों में 1700 से अधिक गुफाएं ढूंढी हैं और आज ये गुफाएं वर्ल्ड केव मैप पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रायन के इन प्रयासों की सराहना अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में की है। ब्रायन और उनकी टीम इन गुफाओं के इकोसिस्टम और इनमें रहने वाले जीवों के बारे में अनेक दुर्लभ जानकारियां अध्ययन के लिए एकत्र कर चुके हैं।
मेघालय की इन छुपी हुई गुफाओं के बारे में आज विश्व बहुत कुछ जानता है, तो उसका श्रेय ब्रायन और उनकी टीम के अनवरत किए जा रहे प्रयासों को जाता है। 1990 में मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर मेघालय में छिपी गुफाओं की खोज के लिए मेघालय एडवेंचर्स एसोसिएशन की स्थापना की। पिछले कुछ वर्षों में मैंने और मेरी टीम ने पूर्वोत्तर राज्य में करीब 1700 से अधिक गुफाएं ढूंढी हैं और इसे वर्ल्ड केव मैप पर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेरे इस प्रयास की सराहना की, जिससे मेरा हौसला और बढ़ गया है। आज मेघालय के लोग ब्रायन की इस उपलब्धि से खासे खुश हैं और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में ब्रायन का जिक्र करने पर बहुत ही उत्साहित भी। गुड न्यूज इंडिया के लिए मेघालय से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्या पत्थर बोलते हैं? क्या पत्थरों के भीतर पूरी कहानी छिपी हुई है? क्या पत्थरों के जरिए बहुत सारे राजों से पर्दा हटाया जा सकता है? क्या पत्थर इतिहास को बयान कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा है। आपको मिलवाएंगे बेंगलुरु के धनपाल से, जो वैसे तो पेशे से बस ड्राइवर थे, लेकिन इतिहास को जानने की ललक ऐसी हुई कि आज बेंगलुरु का हर पत्थर उन्हें पहचानता है और वो हर पत्थर को। पत्थर कहानियां कहते हैं और उनमें मनुष्य का हृदय विश्राम करता है। वो व्यक्ति जो पहले बेंगलुरु के चारों ओर लोगों को बस में बिठाता था, अब उसने शहर के ऐतिहासिक पत्थरों की खोज करके शहर की भूली हुई किंवदंतियों को उजागर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। धनपाल की इस यात्रा की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी। दरअसल साल 2006 में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी बीएमटीसी के बस ड्राइवर धनपाल को दर्शनीय स्थलों की यात्रा विंग में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे अब लोकप्रिय रूप से बेंगलुरु दर्शिनी कहा जाता है। उन्हें शहर के विभिन्न स्थानों को कवर करने के लिए एक पर्यटक बस चलाने का काम सौंपा गया था। एक दिन जब मैं मल्लेश्वरम में सैंकी टैंक के आसपास कुछ पर्यटकों को ले जा रहा था, तो उनमें से एक ने पूछा, इसे सैंकी क्यों कहा जाता है? मैं अवाक रह गया और अपने आसपास के इतिहास को न जानने की वजह से शर्मिंदगी महसूस करने लगा। वो ट्रिगर था। मैंने झील के इतिहास को गहराई से जानना और पढ़ना समझना शुरू किया और मुझे पता चला कि इसका नाम इंजीनियर रिचर्ड्स हिराम सैंके के नाम पर रखा गया है। इसके बाद मेरी इतिहास में रुचि विकसित हुई और आज मैं बेंगलुरु में करीब हर जगह का अतीत जानता हूँ। धनपाल का इतिहास के प्रति प्रेम ऐसा बढ़ा कि धनपाल ने बीएमटीसी में अपनी दैनिक शिफ्ट के बाद बेंगलुरु की विरासत की खोज में समय देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मित्र और मार्गदर्शक प्रोफेसर के.आर. नरसिम्हन की मदद से विभिन्न समय अवधि से संबंधित 100 से अधिक शिलालेख पाए हैं। और अधिक जानने की चाह के साथ धनपाल ने कन्नड़ साहित्य परिषद के शाम के कॉलेज में दाखिला लिया और 2020 में पुरालेख में डिप्लोमा हासिल किया। अब वो बीएमटीसी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब वो अपना पूरा समय बेंगलुरु में पत्थरों की खोज में बिताते हैं। जब मैं बेंगलुरु के उत्तरी हिस्से की खोज कर रहा था, तो मुझे एक 7 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा वीर गल्लू मिला। इस पर कन्नड़ और सिंधी में 30 पंक्तियों का एक शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि नायक ने राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय के क्षेत्र कुक्कानाडु तुरुगालू यानी कि बड़ी संख्या में जानवरों को बचाया। बेंगलुरु के भीतर छिपे कई पत्थरों में से हीरो स्टोन या वीर गल्लू भी हैं। धनपाल ने उनमें से कुछ की खोज की है। हाल ही में एक खोज के दौरान उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में नगरुरु गांव दासनपुरा होबली में एक वीर गुल्लू पाया। पत्थर पर राष्ट्रकूट काल का कन्नड़ और सिंधी भाषा में शिलालेख है। उनका कहना है कि ये 967 ईसा पूर्व का है और ये अपने जीवन की कीमत पर गायों को बचाने वाले एक व्यक्ति की वीरतापूर्ण कार्य को दर्शाता है। ये 967 ईसा पूर्व का पत्थर है।
और ये अपने जीवन की कीमत पर गायों को बचाने वाले एक व्यक्ति के वीरतापूर्वक कार्य को बखूबी दर्शाता है। अतीत में गाय जैसे जानवरों को मूल्यवान माना जाता था और उनकी कड़ी सुरक्षा की जाती थी। ये पत्थर उन लोगों के खिलाफ नायक द्वारा की गई बहादुरी भरी लड़ाई को दर्शाता है जो गायों को चुराने आए थे। नायक को धनुष और बाण का उपयोग करके विरोधियों से लड़ते हुए दिखाया गया है। हम नायक के पीछे 4 गायें देख सकते हैं। धनपाल को ऐसे पत्थर भी मिले हैं जहां वीर महिलाओं की रक्षा के लिए युद्ध करते नजर आते थे। वो कहते हैं ऐसे शिलालेखों में हम नायक के पीछे खड़ी महिलाओं की नक्काशी देखते हैं। मेरे नवीनतम अन्वेषणों में से एक में मुझे 10वीं शताब्दी का एक पत्थर पर शिलालेख मिला जिसमें एक व्यक्ति अपने राजा की समृद्धि के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहा था। ये पत्थर हलासुरु में एक घर के सामने पड़ा हुआ था। जब मैंने शिलालेख पढ़ा और उसे डिकोड किया तभी स्थानीय लोगों को इसका मूल्य समझ में आया। हमारे आसपास ऐसे कई पत्थर और इतिहास हैं जिन्हें हमें तराशना, दस्तावेजीकरण करना और संरक्षित करना है। बेंगलुरु के आसपास धनपाल की यात्राओं ने उन्हें एक मौलिक सबक दिया है। चाहे हम कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, विरासत, इमारतों, स्थलों, वस्तुओं और संरचनाओं का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमें समय, स्थानों और घटनाओं से जोड़ते हैं और हमारे अतीत से निरंतरता बनाए रखते हैं। हमारे वर्तमान के लिए हम सब सीख सकते हैं कि हम कहां से आए हैं और आज कहां हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बेंगलुरु से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।